So, welcome everyone in the new session of class 9. I am your biology teacher. I am going to have a new session about fundamental unit of life. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आज प्लास्टिड के बारे में. ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का ये 11th पार्ट होने जा रहा है जिसमें हम प्लास्टिड के बारे में डिस्कशन करेंगे. प्लास्टिड के बारे में स्टार्ट करने से पहले ना हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो अभी इसके पहले हमने पढ़ रखा है. दैट इज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, तो प्लास्टिड को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा होता है क्विक रिवीजन. और क्विक रिवीजन जिसके बारे में दैट इज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम क्या पढ़ चुके हैं वो सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन कंटीन्यूअस होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है. क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एनर्जी का प्रोडक्शन करता है. एनर्जी का प्रोडक्शन किस फॉर्म में करता है? एटीपी के फॉर्म में करता है और एटीपी के फॉर्म में ही सारी एनर्जी का फॉर्मेशन करता है. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एटीपी इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी, है ना. एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी डिक्लेयर करते हैं इसी वजह से. ठीक है, और ये प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, यूकेरियोट में सारे में होता है एक्सेप्ट प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया में ये टोटली एब्सेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल्स में. क्यों? क्योंकि इनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है और बैक्टीरियल की बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गेनेल नहीं चाहता जिसके पास मेम्ब्रेन हो. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और भी हमने डिस्कशन किया था कि ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है और एनर्जी हमको सारे सेलुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल ये भी डिस्कस हो गया. और इसके बारे में हमने क्या डिस्कशन किया था कि इसमें खुद का डीएनए होता है, वो भी कैसा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है और सेल्फ डीएनए सेल्फ राइबोसोम होने की वजह से इसको हमने क्या बोला था? सेमी ऑटोनॉमस. सेमी ऑटोनॉमस मतलब कुछ बातों के लिए ये खुद पे डिपेंडेंट रहता है. अपने रेप्लिकेशन पर्पस के लिए डीएनए को यूज करता है और अपने प्रोटीन पर्पस के लिए ये अपने राइबोसोम को यूज करता है. राइबोसोम जो होता है यहाँ पे 7 डीएस टाइप का होता है. डीएनए हमारा डीएस सर्कुलर डीएनए. ठीक है, तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की थी. अब नेक्स्ट आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज अबाउट प्लास्टिड. दैट इज अबाउट प्लास्टिड. ठीक है, प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड के बारे में देखा जाए तो ये एक सेल ऑर्गेनेल है. ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और टोटली एब्सेंट इन एनिमल सेल. चाहे वो कैसा भी एनिमल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक एनिमल बोल दो, प्रोकैरियोट में तो बैक्टीरिया ही होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर एनिमल हो चाहे वो मल्टीसेलुलर एनिमल हो, मोस्टली ये क्या है? एब्सेंट ही होता है. प्लास्टिड प्लांट में पाया जाता है. ठीक है, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. डबल मेम्ब्रेन बाउंड होने के साथ साथ ये प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अलावा भी और भी फंक्शंस होते हैं. जैसे प्लांट के अलग अलग कलर्स हमको विजिबल होते हैं ना, ग्रीन, कभी रेड, कभी येलो, तो वो सारे कलर के लिए भी प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल होता है. और प्लांट में स्टोरेज के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. हाँ, हमें पता है कि प्लांट में वैक्यूल लार्जर होते हैं, वो स्टोरेज करते हैं, लेकिन कुछ पिगमेंट का स्टोरेज ना वैक्यूल नहीं करते, वो लाइसोसोम करते हैं. ठीक है, तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड के बारे में. तो प्लास्टिड का लेक्चर करते हैं स्टार्ट. ठीक है, प्लास्टिड के बारे में क्या दिया हुआ है यहाँ पे? प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड है. ठीक है, मतलब इसके पास कितनी मेम्ब्रेन्स होंगी? 2 मेम्ब्रेन्स. 2 मेम्ब्रेन. ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन है मतलब कि ये 2 मेम्ब्रेन कंटेन करता है. ठीक, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में एब्सेंट होता है. ठीक है, प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट. फंक्शन के बारे में इसका डिस्कशन अगर हम करें तो इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? पहला फंक्शन तो इसका है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं. अगर फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लास्टिड हटा दिया जाए तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता. ठीक है, तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस अगर होता है तो किसकी वजह से? प्लास्टिड की वजह से होता है. ठीक है, और दूसरा बात स्टोरेज. स्टोरेज में भी ये हेल्पफुल होते हैं. फोटोसिंथेसिस के साथ साथ स्टोरेज भी करते हैं और स्टोरेज के बाद और भी इनका क्या फंक्शन होता है? कलरेशन. कलरेशन मतलब प्लांट्स का जो अलग अलग कलर हमको विजिबल हो रहा है उसके लिए भी प्लास्टिड ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो ये 3 मेन फंक्शंस हैं हमारे इसके प्लास्टिड के. 3 मेन फंक्शन. ठीक है,
प्लास्टिड। कौन कौन से? फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड कलरेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। और इन्हीं के बेसिस पे ना, इन फंक्शंस के बेसिस पे ना प्लास्टिड को हम 3 पार्ट में डिवाइड भी कर देते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और कलरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन प्लास्टिड इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। प्लास्टिड को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया। कौन कौन सा? एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो ये किस बेसिस पे डिवीजन किया? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे हमने जो हमारा प्लास्टिड है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये हमारा प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन। तो प्लास्टिड का थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। हमने बोला था कि प्लास्टिड जो है हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसमें प्लास्टिड का डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? डबल मेम्ब्रेन दिख रही है क्या? ये है, डार्क कलर लेते हैं, ठीक है। प्लास्टिड का अगर मैं देखूं स्ट्रक्चर, ठीक है, तो हमने बोला कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो देखो, एक मेम्ब्रेन इसकी ये नजर आ रही है जो इसकी क्या है? इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। और दूसरी मेम्ब्रेन इसकी हमको ये नजर आ रही है जो इसकी क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। ये रही इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर वाली मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन जो हमने डार्क ब्लू कलर से देखी, ठीक है। तो प्लास्टिड के स्ट्रक्चर में और क्या क्या चीजें यहाँ पे हमको नजर आ रही है? ये एक्चुअल में कौन से टाइप का, जैसे हमने बोला ना कि प्लास्टिड को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फंक्शन की बेसिस पे प्लास्टिड के 3 टाइप हो गए, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट और एक क्लोरोप्लास्ट। तो ये उन तीनों में से किसका डायग्राम है? दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये उन तीनों में से क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। और एक्चुअल में यही वो टाइप है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल होता है। फोटोसिंथेसिस, यही वो टाइप है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल होता है। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई देते हैं, जैसे कि थैलाकोइड। थैलाकोइड क्या होता है? ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा दिखता है? ऐसा, एक थैलाकोइड ऐसे ही दिखता है, ठीक है। और बहुत सारे मल्टीपल थैलाकोइड अगर स्टैक्स में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर अरेंज हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं? ग्राना बोलते हैं। ये दिख रहा है ना, ये एक थैलाकोइड है, उसके नीचे ये दूसरा थैलाकोइड, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, ऐसे ऐसे बहुत सारे थैलाकोइड स्टैक्स के फॉर्म में अरेंज नजर आ रहे हैं ना। इस एक स्टैक को क्या बोलते हैं? इस एक स्टैक को बोलते हैं ग्रैनम। इस एक स्टैक ऑफ थैलाकोइड को बोलते हैं ग्रैनम। और जब ये ग्रैनम है, ये ग्रैनम है, ये ग्रैनम है, ये तो ये बहुत सारे ग्रैनम है। बहुत सारे ग्रैनम को एक साथ हम क्या बोलते हैं? ग्रैनम। बहुत सारे ग्रैनम को एक साथ क्या बोलते हैं? ग्रैना। तो मतलब ये कैसे बना? सबसे पहले आया हमारा थैलाकोइड, थैलाकोइड, ठीक है। बहुत सारे थैलाकोइड जब स्टैक्स के फॉर्म में अरेंज हो गए तो क्या बनाते हैं? ग्रैनम बनाते हैं। और ग्रैनम जब अरेंज हो जाते हैं तो ग्राना का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, समझ आया? थैलाकोइड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर स्टैक के फॉर्म में अरेंज हो गया तो बन गया ग्रैनम, और ग्रैनम को एक साथ मिला करके बोलते हैं, और यही रिस्पांसिबल होता है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरा स्ट्रक्चर है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? जैसे हमने पढ़ा था सेल है हमारा, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर है हमारा तो उसके अंदर मैट्रिक्स है ना। वैसे ही जो हमारा प्लास्टिड होता है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर भी जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड अप होता है, उसी को बोलते हैं स्ट्रोमा। मतलब ये स्ट्रोमा क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन हमने देख लिया, आउटर मेम्ब्रेन देख लिया। लैमिना, लैमिना क्या होता है? हमने ये पढ़ा ग्रैनम, ठीक है, ग्रैनम, ये ग्रैनम हो गया, ये दूसरा ग्रैनम हो गया, ये तीसरा ग्रैनम हो गया, ऐसे बहुत सारे ग्रैनम
क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सारे ग्रैनम आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये ग्रैनम इससे कनेक्टेड है, ये ग्रैनम इससे कनेक्टेड है। जिस चीज की मदद से ये दो ग्रैनम आपस में कनेक्टेड होते हैं उस चीज को बोलते हैं लैमेला। लैमेला, ठीक है। जिसकी मदद से ये इस स्ट्रक्चर की मदद से आपस में इंटरकनेक्टेड है ना, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लैमेला, ठीक है। तो द स्ट्रक्चर जॉइनिंग टू ग्रैनम इज कॉल्ड लैमेला। और दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच एक स्पेस प्रेजेंट होता है। बोथ द मेम्ब्रेन हैव सम डिस्टेंस। अगर मैं कहूं ये एक मेम्ब्रेन है हमारे क्लोरोप्लास्ट की और ये दूसरी मेम्ब्रेन है, तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच ये स्पेस दिख रहा है ना, इस स्पेस को कहा जाता है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, यहाँ पे मेंशन, ठीक है। तो ये था क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया और ये जाना कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, किस तरीके से थैलाकोइड्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं जो अभी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। देखो मेनली प्लास्टिड के ना यहाँ पे बताया जाता है हमारे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, तो टू टाइप, ठीक है। ये किस बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, इनके फंक्शन की बेसिस पे। फंक्शन के बेसिस पे हम बोलते हैं कि हमारा जो प्लास्टिड है वो टू टाइप का होता है। एक जो कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दूसरा जो स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो जो कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। जो कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो फर्दर टू टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देम। मतलब हमारे प्लांट में जो भी कलर आ रहा है वो किसी न किसी पिगमेंट की वजह से आ रहा है। ग्रीन कलर आ रहा है क्लोरोफिल पिगमेंट है, ठीक है। ब्राउन कलर आ रहा है फ्यूकोजेंथीन की वजह से आ रहा है। रेड कलर आ रहा है फाइकोएरिथ्रीन। तो जितने भी कलर्स आपको नजर आते हैं वो अलग अलग पिगमेंट्स की वजह से आते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट कंटेनिंग टू पार्ट में डिवाइड हो गए हमारे कलरेशन वाले प्लास्टिड। एक बन गया क्रोमोप्लास्ट और एक बन जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दो टाइप के प्लास्टिड हमको मिल गए। एक तो कलरेशन में, ये मतलब कलरेशन का क्या कहना है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कलर्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कलर्स, ये अलग अलग कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हमारा कलरेशन वाला प्लास्टिड बन जाता है, ठीक है। तो कलरेशन में भी किस चीज की वजह से कलर आता है, ड्यू टू पिगमेंट्स। पिगमेंट्स की वजह से अलग अलग पिगमेंट अलग अलग कलर को शो करते हैं। पिगमेंट्स की वजह से अलग अलग कलर आते हैं और पिगमेंट की बेसिस पे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ऐसा पिगमेंट जिसमें सारे कलर्स के पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, मतलब एक ऐसा टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड जिसमें कंटेन ऑल द पिगमेंट्स, एक ऐसा जिसमें सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, मतलब सारे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और एक ऐसा स्पेशली ग्रीन कलर, स्पेशली फॉर ग्रीन कलर, स्पेशली ग्रीन कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और उस ग्रीन कलर वाले पिगमेंट को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है हमारा, ग्रीन पिगमेंट, जिसकी वजह से प्लांट्स का कलर हमको ग्रीन नजर आता है। ग्रीन कलर के साथ साथ येलो कलर, रेड कलर भी होते हैं, लेकिन वो बहुत माइन्यूट से होते हैं, ठीक है। इसमें ग्रीन के अलावा येलो भी होता है, रेड भी होता है, ऑरेंज भी होता है, लेकिन ना वो बहुत ही कम, बहुत ही ज्यादा लेस अमाउंट में होते हैं। और इतना ज्यादा ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में कि पूरा प्लांट ही हमको ग्रीन नजर आता है, ठीक है। तो मोस्टली ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे ग्रीन कलर के लिए, लेकिन इसमें और भी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल ग्रीन ही कलर का पिगमेंट है, नहीं, और भी पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन मोस्टली मैक्सिमम अमाउंट में जो होगा वही रिप्रेजेंट होगा। तो मैक्सिमम अमाउंट में ग्रीन कलर वाला पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये था हमारा कलरेशन के बेसिस पे ये हो गया।
और स्टोरेज के बेसिस पे जो प्लास्टिड बनता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जो स्टोरेज करता है अलग अलग चीजों का। और ल्यूकोप्लास्ट का भी ना क्लासिफिकेशन हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल स्टोरेज, कौन से टाइप का स्टोरेज कर रहा है, उस स्टोरेज के मटेरियल के बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइप बनता है इसका अमाइलोप्लास्ट, एक टाइप बनता है एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है, और एक टाइप बनता है इनका इलायोप्लास्ट, ठीक है। हमें पता है कि ये ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज में भी एक एमाइलोप्लास्ट में किस चीज का स्टोरेज होगा, स्टोरेज ऑफ स्टार्च का स्टोरेज, एल्यूरोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ प्रोटीन का स्टोरेज, और एलायोप्लास्ट में स्टोरेज ऑफ ऑयल्स एंड फैट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्लास्टिक क्लासिफाइड हो जाता है, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन, इलायोप्लास्ट फॉर ऑयल्स एंड फैट के स्टोरेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट के बारे में, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट के बारे में हमने डिस्कस किया ना कि ये अलग अलग कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं फॉर ऑल कलर्स, जो भी कलर हमको प्लांट पे नजर आता है उन सारे कलर का पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इनका काम बस यही है, कलरेशन, ठीक है। कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाले प्लास्टिड को क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी अभी हमने डिस्कस कर लिया। क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या है कि इनमें येलो पिगमेंट, ऑरेंज पिगमेंट भी प्रेजेंट है, देखो बोला ना कि इसमें सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट है, ये वाले भी प्रेजेंट है, येलो भी प्रेजेंट है, ऑरेंज भी प्रेजेंट है, ग्रीन पिगमेंट भी प्रेजेंट है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में केवल और केवल ग्रीन प्रेजेंट है। इसी वजह से प्लांट का कलर ग्रीन हो जाता है और इसी वजह से हम लोग इसको ग्रीन पिगमेंट बोल देते हैं, दैट इज क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसी वजह से प्लांट हमारा ग्रीन हो जाता है और इसी क्लोरोफिल की मदद से ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो मतलब क्लोरोप्लास्ट हमारा वो टाइप का प्लास्टिड है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोफिल को बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट, कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें येलो भी होते हैं, ऑरेंज भी होते हैं, लेकिन बहुत ही मिनिमम अमाउंट में, इतना कि वो विजिबल ही नहीं पाते, ठीक है। और यही वो टाइप ऑफ प्लास्टिक है रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, ठीक है, सनलाइट की एनर्जी यूज किया यानी कि सोलर एनर्जी, और साथ में क्लोरोफिल लिया, क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोप्लास्ट से ग्रीन पिगमेंट लिया और बना लिया अपना फूड C6H12O6, ऑक्सीजन, वाटर भी थोड़े अमाउंट और एनर्जी, ठीक है। इस तरीके से रिलीज होता है ऑक्सीजन और अपना फूड बनाता है, एनर्जी वाटर वेपर। ये अगर बैलेंस कर लो तो ऐसे हो जाएगा 6CO2 12H2, ये हो जाएगा हमारा 6H12O6 6O2 6H2O बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस हो पाती है। अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड हम भी नेचर से यूज कर सकते हैं, वाटर हम भी ले सकते हैं, सनलाइट हमें भी मिल रही है, लेकिन हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है ना, इसी वजह से हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है हमारे फोटोसिंथेसिस का वो यही है, अगर ये नहीं होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, ठीक है, जहाँ पे क्लोरोफिल वगैरह प्रेजेंट है, देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। जो डायग्राम अभी हमने वहां पे डिस्कस किया था वो यही है, ठीक है। ये स्टेट्स के फॉर्म में हमारा थैलाकोइड अरेंज है, थैलाकोइड एक डिस्क को हमने क्या बोला था, थैलाकोइड बोला था वहां पे, ठीक है। और बहुत सारे थैलाकोइड को अरेंज करके ग्रैनम बन गया था, ग्रैनम, यहाँ पे कई सारे ग्रैनम है, आपस में सबको मिला के हम ग्रैना बोलते हैं, ठीक है।
बहुत सारे ग्रैना आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ लैमेली या लैमेला, ठीक है। तो ये सारी बातें अभी हम देख के आए हैं, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, स्टार्च ग्रैन्यूल, स्टार्च भी इसमें प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, ताकि एनर्जी का जब भी यूज करना हो तो हम ले सकें। स्ट्रोमा जो भी फ्लूइड मटेरियल हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ग्रैनम हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। ये है इनर मेम्ब्रेन। स्टार्च ग्रैन्यूल, थैलाकॉइड देख लिया, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन। इसी थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में होता है ना, एक लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट वाला रिएक्शन इसी थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होता है। थैलाकॉइड का ल्यूमेन, यहाँ पे हमारा वाटर का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, वो अभी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। क्लोरोप्लास्ट का ये पूरा डायग्राम है, इसमें देखो डीएनए है और राइबोसोम। नोटिस करो ये क्या है, यहाँ पे डीएनए दिख गया हमको और साथ ही साथ राइबोसोम दिख गया, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हो गया, इसके पास भी खुद का डीएनए दिख गया और खुद का राइबोसोम। इसका मतलब कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है या जो हमारा प्लास्टिड है वो कैसा है, सेमी ऑटोनॉमस है। इसको मैं सेमी ऑटोनॉमस क्या दूं, सेमी ऑटोनॉमस। क्यों बोल दिया मैंने इसको सेमी ऑटोनॉमस, क्योंकि इसके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है, प्लस इसके पास इसका राइबोसोम है, इसी वजह से इसको मैंने सेमी ऑटोनॉमस डिक्लेयर किया। यहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, डीएस सर्कुलर डीएनए, डीएस सर्कुलर डीएनए, ठीक है, और यहाँ पे भी राइबोसोम कैसा होगा, 7ds, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा राइबोसोम और डीएनए होने की वजह से प्लास्टिड भी कैसा हो गया, सेमी ऑटोनॉमस हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड केवल दो ही ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो सेमी ऑटोनॉमस हैं, बाकी सारे के सारे कैसे हैं, यूजुअली नॉर्मल ही है। बाकी ये दोनों में ये खास बात है, मतलब ये यूनिक है, सेमी ऑटोनॉमस वाली कैरेक्टरिस्टिक इनकी यूनिक है। फिर ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या है, हमारे स्टोरेज के लिए रिस्पांसिबल होने वाले प्लास्टिड, और स्टोरेज के बेसिस पे इनको थ्री पार्ट में हमने डिवाइड किया था ना, एक एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है, और एक इलायोप्लास्ट। तो क्या है, ये हमने अलग अलग स्टोरेज करने वाले बेसिस पे डिवाइड किया। एल्यूरोप्लास्ट तब बोलते थे जब ये प्रोटीन का स्टोरेज करते थे, एमाइलोप्लास्ट तब बोलते थे जब ये स्टार्च का स्टोरेज करते हैं, और एल्यूरोप्लास्ट तब बोलते हैं जब ये ऑयल और फैट का स्टोरेज करते हैं, है ना। तो इस तरीके से स्टोरेज के बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट को हमने किया डिवाइड, और इसी तरह से हमारा ये लेक्चर हुआ एंड, ठीक है। प्लास्टिड के बारे में हमने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं, और अगर कोई डाउट होगा यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे, और ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेक्चर में ही हमारा चैप्टर एंड भी हो जाएगा, दैट इज अबाउट सेल डिवीजन, है ना। सेल डिवीजन करते ही हमारा चैप्टर फिनिश है। तो ये हमारा प्लास्टिड एंड हुआ, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड था, प्लांट पे प्रेजेंट था, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और कलरेशन के लिए रिस्पांसिबल था। तो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेल डिवीजन। थैंक यू।